रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम कोपेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। कोपेक्टर जो ये नॉन प्रोटीनियस नेचर होते हैं और इसी तरह एंजाइम जब भी अपनी एक्टिविटी कर रहा होता है तो इसके लिए फिर कोपेक्टर जो है वो लाजमी होते हैं। कोपेक्टर्स एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ इफेक्टिवली अटैच हो सकता है। और इसी तरह कोपेक्टर जो है एंजाइम की एक्टिविटी में या इसके कैटालाइटिक एक्टिविटी में भी एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। सो हम कह सकते हैं कि मेनी एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन फैट फॉर देयर इफेक्टिव एक्टिविटी कॉल्ड कोफैक्टर्स। और इसी तरह कोफैक्टर्स आर नॉट ओनली रिस्पांसिबल फॉर अटैचमेंट ऑफ सबस्ट्रेट टू एक्टिव साइट बट आल्सो पार्टिसिपेट इन कैटालाइटिक प्रोसेस। अब कोफैक्टर्स को देखते हैं। कोफैक्टर्स के फर्दर टू टाइप्स है। एक ऑर्गेनिक ग्रुप पर ये मुश्तमिल होता है और इसी तरह जो दूसरा टाइप होगा ये इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक में फिर मेटालिक आयन शामिल है और मेटालिक आयन जो ये आयरन आयन हो गए, मैग्नीशियम आयन, जिंक आयन और कॉपर आयन हो गए। और इसी तरह ये जो मेटालिक आयन या इनऑर्गेनिक जो ग्रुप है दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स, सो दे आर कॉल्ड एक्टिवेटर्स। जो वो इनऑर्गेनिक या मेटालिक आयन जो एंजाइम से डिटैचेबल होते हैं, यानी जब भी एंजाइम अपना कैटालाइटिक एक्टिविटी कर लेते हैं फिर एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। दैट्स व्हाई हम कह सकते हैं कि दे आर डिटैचेबल कोफैक्टर्स और इनको फिर हम एक्टिवेटर्स भी कह सकते हैं। फिर एग्जांपल हमने लिया हुआ है, लेट सपोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस जो कि वेरियस स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है, जब भी ग्लूकोज एटीपी के साथ यानी एक स्टेप में इसके साथ कंबाइन होता है तो ग्लूकोज 6 फास्फेट बन जाता है और इसी तरह एडीपी भी बन जाती है। अब इस रिएक्शन में एक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो इसको कैटालाइज इस रिएक्शन को करेगा और एक्सोकाइनेज के साथ फिर एक मेटालिक आयन जो एज अ कोफैक्टर अपना रोल प्ले करता है वो मैग्नीशियम आयन होगा। फिर इसके बाद जो कोफैक्टर्स है इसके जो सेकंड टाइप है दीज आर ऑर्गेनिक ग्रुप्स। ये ऑर्गेनिक ग्रुप्स है। ऑर्गेनिक ग्रुप्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन इज प्रोस्टेटिक ग्रुप एंड अनदर इज कोएंजाइम्स। ये जो प्रोस्टेटिक ग्रुप होते हैं ये फिर एंजाइम के साथ परमानेंटली अटैच होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए। और इनका जो मेन एग्जांपल होगा वो इम होगा। इम जो है वो एक प्रोस्टेटिक ग्रुप है जो हीमोग्लोबिन और इसी तरह मियोग्लोबिन और साइटोक्रोम में पाए जाते हैं। इनका जो मेन फंक्शन होगा हीमोग्लोबिन और मियोग्लोबिन में ये ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है और इसी तरह साइटोक्रोम ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा। ये जो साइटोक्रोम होते हैं ये दीज इन्वॉल्व इन रेडॉक्स कैटालाइसिस एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। रेडॉक्स कैटालाइसिस क्या होगा? रेडॉक्स मींस के वो कैटालाइसिस जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन गेनिंग का प्रोसेस शामिल हो। और इसी तरह इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम फिर बायोएनर्जेटिक्स में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसी तरह जो सेकंड टाइप होगा ऑर्गेनिक ग्रुप का दिस इज कोएंजाइम। कोएंजाइम जिस तरह हमने इनऑर्गेनिक आयंस को डिस्कस किया, मेटालिक आयंस को हमने डिस्कस किया, ये भी डिटैचेबल होता है यानी सेपरेट होता है एंजाइम से जब एंजाइम अपनी एक्टिविटी को कंप्लीट कर लेता है। अनलाइक प्रोस्टेटिक ग्रुप चूंकि परमानेंट तौर पर एंजाइम के साथ अटैच होता है, लेकिन कोएंजाइम और इसी तरह जो मेटालिक आयंस होंगे ये फिर एंजाइम की एक्टिविटी के बाद एंजाइम से सेपरेट हो जाते हैं। और इसी तरह जो कोएंजाइम है इसके फिर फर्दर टाइप्स है, विटामिन पर ये मुश्तमिल है और इसी तरह ये न्यूक्लियोटाइड्स पर मुश्तमिल है। न्यूक्लियोटाइड्स में एनएडी और एपीडी जो होंगे ये मेन एग्जांपल होंगे। हमने एक एग्जांपल लिया हुआ एक रिएक्शन का, इथाइल अल्कोहल जब एसिटाल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट किया जाए इसमें जो कोएंजाइम होगा दिस इज एनएडी दैट इज यूज्ड और इसमें जो एंजाइम होगा दिस इज अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और इस रिएक्शन में अगर देखा जाए अल्कोहल का ये फार्मूला है दिस इज इथाइल अल्कोहल। जब ये एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है तो अगर यहाँ पर हाइड्रोजन की तादाद देखी जाए यहाँ पर 6 है और वहाँ पर एसिटाल्डिहाइड में 4 है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए 2 हाइड्रोजन जो एनएडी ने लिया हुआ है, इसी तरह यहाँ पर जो ये एनएडी था ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में था और यहाँ पर ये जो NaDH2 है नाउ दिस इज रिड्यूस्ड। इट मींस कि हम ये कह सकते हैं कि जो एनएडी और एपीडी होगा ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में अपना एक मेन रोल अदा करते हैं। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि जब भी एंजाइम का ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के साथ मैंने एक एक्टिव साइट बनाया हुआ है, इसके साथ पहले कोफैक्टर यहाँ पर अटैच हुआ है और उसके बाद कोफैक्टर जो होगा इस एक्टिव साइट को अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट शेप मोल्ड कर देगा। अब सबस्ट्रेट आसानी से इस एंजाइम के साथ अटैच हो सकता है और फिर जो होगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी जो एंजाइम होगा वो फिर सबस्ट्रेट को रिएक्ट करेगा उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो अब कह सकते हैं कि द फाइनल शेप ऑफ एंजाइम इज एस्टेब्लिश आफ्टर अटैचमेंट ऑफ कोफैक्टर, यानी इसका जो फाइनल शेप होगा वो कोफैक्टर के अटैचमेंट के बाद बन जाएगा।
फिर इसके बाद देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराता है, ये केमिकल रिएक्शन को जिस्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इनिशिएट नहीं करवा सकता। फिर इसी तरह जो एंजाइम है ये स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड बॉडी, और इसी तरह ये जो इसका जो स्मॉल अमाउंट होगा फिर इसके जो फंक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद दे आर हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड पीएच, यानी ये खास टेम्परेचर और पीएच पर अपना जो फंक्शन है वो इफेक्टिव करते हैं। फिर इसके बाद दे आर इधर हाईली स्पेसिफिक और स्लाइटली लेस स्पेसिफिक। हाईली स्पेसिफिक मीन्स कि एक खास एंजाइम खास सबस्ट्रेट के लिए होता है, और इसी तरह स्लाइटली लेस स्पेसिफिक मीन्स कि अगर कोई और सबस्ट्रेट हो और उसका ओरिजिनल सबस्ट्रेट से शक्ल मिलता हो तो एंजाइम उस पर भी एक्ट कर सकता है। फिर इसी तरह एंजाइम जो वो लिविंग सेल के अंदर भी काम कर सकता है, और इसी तरह आउटसाइड लिविंग सेल भी काम कर सकता है। सो एंजाइम कैन वर्क इन विवो, विवो मीन्स इनसाइड लिविंग सेल्स, और इन विट्रो, विट्रो मीन्स आउटसाइड लिविंग सेल यानी ग्लासवेयर में भी ये फिर अपना वर्क कर सकता है। फिर इसी तरह सम रिक्वायर को-फैक्टर्स फॉर देयर प्रॉपर एक्टिविटी, कुछ एंजाइम को को-फैक्टर चाहिए होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया अपनी एक्टिविटी के लिए। कुछ इस तरह के एंजाइम भी होते हैं जिनको को-फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती, और इसी तरह वो जो एंजाइम होते हैं जिस तरह लाइपेज हुआ, और इस तरह पिछले लेक्चर में हमने पेप्सिन की एग्जांपल दी, और इसी तरह जो कुछ एंजाइम जो होंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर असरअंदाज नहीं होते। वो केमिकल रिएक्शन जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में हो, एंजाइम उसको इफेक्ट नहीं करेगा, एंजाइम सिर्फ उस वक्त को या उस टाइम को रिड्यूस करेगा केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए। फिर इसी के बाद जो हमने ये यहाँ पर ये लेक्चर डिस्कस किया कि जो कोफैक्टर्स है ये जब एक्टिव साइट के साथ मिल जाते हैं तो अगर फिर ये दिस कोफैक्टर एंड दिस एंजाइम इज कॉल्ड, दिस इज द प्रोटीनियस पार्ट ऑफ एंजाइम, इसको हम फिर एफो एंजाइम कहते थे, और ये जो कोफैक्टर और एफो एंजाइम जब आपस में मिल जाते थे तो ओलो एंजाइम बन जाता था। अब कुछ इस तरह के ओलो एंजाइम भी होते हैं जो सिर्फ एफो एंजाइम पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि सम रिक्वायर को-फैक्टर फॉर प्रॉपर एक्टिविटी। इट मींस कि कुछ जो ओलो एंजाइम होंगे जो फंक्शनल एंजाइम होते हैं वो फिर सिर्फ प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है, इन दिस प्रोटीन पार्ट इज कॉल्ड एफो एंजाइम। इंशाल्लाह हमारे अगले लेक्चर में हम एंजाइम के एक्शन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।